और जैसे मेरी बहनें हैं, छोटी बच्चियां हैं, 18 साल की तक चले आते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, फर्स्ट ईयर में गई हैं वहाँ पर। तो मैं वो जो फीलिंग्स थी उस टाइम पर, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या उनके साथ क्या गुजरी है। 14 किलोमीटर हम लोग मैं सो रहा था, फिर मैंने एक बहुत ही ज़ोर की आवाज़ सुनी, बॉम्ब ब्लास्ट सुना। आई थिंक शेल ड्रॉप किया था उन लोगों ने। मेरा पूरा बेड हिल गया उस टाइम पर। फिर मैं घबरा गया, क्योंकि आसपास के मेरे एरिया में बच्चे रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं, वो लोग चीखने लगे, वो लोग बाहर निकल के गए। ये 3-4 दिन हमारे ऐसे गुजरे कि हम सिर्फ शूज़ पहनकर, कपड़े पहनकर ही सोते थे हम लोग, कि कभी भी सायरन बज जाते थे, हमें शेल्टर में भागना पड़ता था। हम लोग हर टाइम रेडी रहते थे, इतने घबराए हुए थे। इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन में उनसे संपर्क किया कि सर हम इतने 50 स्टूडेंट्स हैं, हम जाना चाहते हैं, हम क्या करें। उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है प्रूफ के तौर पर कि एम्बेसीज़ हैं, दूतावास हैं, उन्होंने नोटिस जारी किया था। हमारी एम्बेसी ने हमें एडवाइज़री दी थी। तो यहाँ पे नोटिस में और एडवाइज़री में बहुत डिफरेंस है। नोटिस है कि आपको करना है वो चीज़, एडवाइज़री है मैं आपको एडवाइस दूँ, या आपकी मर्ज़ी है, आप माने ना माने। 15 मिनट के बाद दूसरी शेल ड्रॉप हुई, इतना ज़ोर का धमाका, ज़मीन हिल गई, घर के गेट हिलने लगे, बर्तन सब बजने लगे, वहाँ पर सब लोग घबरा गए। मेरे घर के नीचे बेसमेंट है, मेरे आस पड़ोस के सारे बच्चों को हम लोगों ने नीचे बेसमेंट में रख दिया, और हम लोग सारे बाहर निकल कर, सारे देशों के बच्चे पहले ही चले गए, हम इंडियंस वहाँ रह गए। हमारी क्लासेस चल रही थी, हमने एम्बेसी से बात की, एम्बेसी ने बोला ठीक है आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। पर हम लोगों ने उनसे ये भी कहा कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन अभी ऑफलाइन चल रही हैं, और हम गए हमारी एब्सेंट लगेंगी। और यूक्रेन का ये रूल है कि पूरे 100% उनको प्रेजेंटेशन चाहिए होती है। अगर आपने साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो हलचल मची हुई है, जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो अचानक से पूरी दुनिया सदमे में आ गई, क्योंकि रशिया एक ताकतवर मुल्क है और यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है। सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होने वाले देशों में जो है वो भारत भी है, क्योंकि हमारे लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चे जो MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं वो वहाँ बुरी तरह से फंस गए थे। जो बच्चे सीनियर हैं उनको तो फिर भी आसानी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, उनको थोड़ी सी लैंग्वेज की भी दिक्कत थी और इतना ज़्यादा वाकिफ़ियत भी नहीं है एरिया से, लोगों से। तो साथियों, बच्चों ने वहाँ से वीडियोस बनाए, ट्वीट्स किए, और उसके बाद बच्चे चाहते थे कि जल्द से जल्द उनको निकाला जाए। यहाँ बच्चों के जो माता पिता और परिवार वाले थे वो भी कहीं ज़्यादा परेशान थे कि किसी तरह से उनके बच्चों को एवैक्यूएट किया जाए वहाँ से। और आखिर में धीरे धीरे बच्चे आना वहाँ से शुरू हुए, और 4 देशों ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए इंडियन बच्चों के लिए। हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, ये 4 वो देश हैं जिन्होंने अपने बॉर्डर्स खोले और इंडियन बच्चों को लिया। रशियन आर्मी के बारे में भी कहा जाता है कि भारत ने रशियन आर्मी से भी कहा कि किसी तरह से हमारे बच्चों को वहाँ से निकाला जाए। साथियों, फ़्लाइट्स आना शुरू हो गई हैं, लगातार बच्चे यूक्रेन से इंडिया आ रहे हैं। जो माँ बाप थे, कहीं ज़्यादा उनको अब तसल्ली धीरे धीरे मिलने लगी है कि उनके बच्चे उनके घर वापस आने लगे हैं। साथियों, अगर हम अपने देश की बात करें तो जब भी कोई विपत्ति आती है, चुनाव हमेशा यहाँ पर भारी होता है उस विपत्ति पर। इस बार भी ऐसे ही हुआ। अगर हम पिछले बार की बात करें तो कोरोना काल में भी यही चल रहा था। एक तरफ तो पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, वहीं हम पर इलेक्शन भी हम लोग लड़ रहे थे। आज भी वही हाल है, हमारे बच्चे यूक्रेन में फंस गए और उसके बावजूद हम यहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे। चुनाव सारी मुसीबतों पर, सारी आपदाओं पर भारत में भारी होने लगा है। इसके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए, और चुनाव आयोग से भी मेरी अपील है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियाँ तय करें। अगर इलेक्शन के बीच में इस तरह की कोई बात होती है तो इलेक्शंस को थोड़ा सा आगे डिले भी किया जा सकता है, लेकिन प्रायोरिटी जो है हमारे सिटीज़न हैं, हमारे नागरिक हैं। साथियों, अगर हम बदायूं की बात करें तो बदायूं के कई बच्चे यूक्रेन में फंस गए हैं, और जब हमने बदायूं में अयाज अंसारी से मुलाकात की थी, जो यूक्रेन से लौटे थे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उसी वक्त वहाँ पर उनसे एक मिलने आबिद भाई भी आए थे, जिनकी बेटी भी वहाँ यूक्रेन में फंसी हुई है। और गनीमत ये थी कि वो रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर गई है, शेल्टर में है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो भी आ जाएगी। साथियों, बदायूं के सहसवान में हमने वीडियो डाला था, आपने देखा होगा कि डॉक्टर आसिम मोहम्मद साहब के बेटे मोहम्मद शादाब भी यूक्रेन में फंस गए थे। किसी तरह से रोमानिया बॉर्डर में पहुंचे, लेकिन वहाँ के हालात भी जो थे वो अजीब तरह के थे। एक तो रोमानिया बॉर्डर में कोई शेल्टर नहीं था, दूसरा वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था, बर्फ़बारी शुरू हो गई थी।
-7 और 8 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पर। उन मुश्किल हालात में बच्चों ने किस तरह से वहाँ पर सर्वाइव किया होगा और बच्चों ने किस तरह से इस मुसीबत को फेस किया होगा, जो बच्चे अभी जिन्होंने ज़िंदगी जीना शुरू की है और अपनी पढ़ाई भी अभी कंप्लीट नहीं की है, इस तरह के हालातों से उन्हें दो चार होना पड़ा। उन्होंने कभी ज़िंदगी में इस तरह के हालातों की उम्मीद भी नहीं की होगी, कल्पना से भी ये परे था। साथियों, आज हम बताएं कि सेज़वान में हैं डॉक्टर आस मोहम्मद साहब के जो बेटे हैं शादाब, वो भी यूक्रेन से सुरक्षित वापस आ गए हैं आज सुबह, और हमने सोचा कि चलकर शादाब से मिला जाए और वहाँ के जो हालात थे उनके बारे में शादाब से चर्चा की जाए। चलिए शादाब से बात करते हैं, मेरे साथ शादाब हैं, चलिए बात करते हैं। शादाब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, और आप अपने घर वालों से सुरक्षित तरीके से मिले, इसकी पूरे सेज़वान को बहुत खुशी है। सभी लोगों ने आपके लिए दुआएं की, सभी लोगों ने प्रार्थनाएं की। डॉक्टर साहब क्योंकि जितना सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो बहुत सारे लोगों की ये दुआएं हमेशा रहीं कि जल्द से जल्द डॉक्टर साहब का बच्चा सुरक्षित लौटे, और आज फाइनली वो दिन आया कि आप सेज़वान आ गए। बहुत बहुत खुशामदीद आपकी। सबसे पहले हम ये बात बताइए शादाब, सबसे पहले जो हम बात ये करेंगे कि वहाँ के किस तरह से आपने सब कुछ फेस किया, बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले वो एक जर्नी जो इन 6-7 दिन में आपने गुजारी, हाँ, वो क्या जर्नी रही है? जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था, क्लासेस सब कुछ नॉर्मल चल रही थी। अचानक से 25 तारीख की सुबह मैं सो रहा था, फिर मैंने एक बहुत ही ज़ोर की आवाज़ सुनी, बॉम्ब ब्लास्ट सुना। आई थिंक शेल ड्रॉप किया था उन लोगों ने। मेरा पूरा बेड हिल गया उस टाइम पर। फिर मैं घबरा गया, क्योंकि आसपास के मेरे एरिया में बच्चे रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं, वो लोग चीखने लगे, वो लोग बाहर निकल के गए, मैं भी बाहर निकल के गया। मैं देखा मैं क्या हो रहा है ये। फिर तभी उसके 15 मिनट के बाद दूसरी शेल ड्रॉप हुई। इतना ज़ोर का धमाका, ज़मीन हिल गई, घर के गेट हिलने लगे, बर्तन सब बजने लगे। वहाँ पर सब लोग घबरा गए। मेरे घर के नीचे बेसमेंट है, मेरे आस पड़ोस के सारे बच्चों को हम लोगों ने नीचे बेसमेंट में रख दिया, और हम लोग सारे बाहर निकल कर खड़े हो गए। हम लोग सर छुपाने के लिए जगह ढूंढने, शेल्टर्स ढूंढने लगे। उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि कौन सा शेल्टर कहाँ पर है जी। फिर उसके बाद फिर जैसे टाइम बीता, फिर पूरे उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट। उसके बाद फिर धमाके होते गए दूसरे एरिया में। सबसे पहले टारगेट किया गया मिलिट्री बेसिस को, एयर बेसिस को टारगेट किया गया। उसके बाद उस दिन भी मेरी क्लास कंटिन्यू थी, क्लास होती रही मेरी। फिर दूसरे दिन भी मेरी क्लास हुई। फिर फाइनली यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला कि हाँ, अभी 1 हफ्ते तक आपकी क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी, और अगर आप लोग अटेंड नहीं कर सकते तो आपकी कोई भी एब्सेंट नहीं लगेगी। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब कैसा यहाँ से निकला जाए, क्योंकि हमने एमबीसी से भी कांटेक्ट किया। एमबीसी वालों ने उस टाइम पे, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि और भी जितने देश के एम्बेसीज़ हैं, दूतावास हैं, उन्होंने नोटिस जारी किया था। हमारी एम्बेसी ने हमें एडवाइज़री दी थी। तो यहाँ पे नोटिस में और एडवाइज़री में बहुत डिफरेंस है। नोटिस है कि आपको करना है वो चीज़, एडवाइज़री है मैं आपको एडवाइस दूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, आप माने ना माने, ठीक है। वही सारे देशों के बच्चे पहले ही चले गए, हम इंडियंस वहाँ रह गए। हमारी क्लासेस चल रही थी। हमने एमबीसी से बात की, एमबीसी ने बोला ठीक है आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने उनसे ये भी कहा कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन अभी ऑफलाइन चल रही हैं और हम गए हमारी एब्सेंट लगेंगी, और यूक्रेन का ये रूल है कि पूरे 100% उनको प्रेजेंटेशन चाहिए होती है। अगर आपने एक क्लास भी मिस की तो आपको उसका रिवर्क करना होगा जाकर सैटरडे संडे। फिर दूतावास ने ये बोला, हमारी एम्बेसी ने ये बोला इस बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, वो भी सब कुछ हमने सुना। हम कंटिन्यू फ़ोन करते थे उनको, बहुत देर में फ़ोन पिकअप होता था, लेकिन हाँ मैं थैंकफुल हूँ इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन, उन्होंने हमारे रेस्पॉन्स दिए, थोड़े देर में दिए लेकिन उन्होंने रेस्पॉन्स दिए। फिर 3 दिन हो गए, मैं अपने दोस्त के घर पे शिफ्ट हो गया। वो सिटी के सेंटर में रहता है, उसके घर के पास शेल्टर है, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया इसलिए। लेकिन सिर्फ वहाँ पर 5 से 6 घंटे हो पाए होंगे। सारे मिलिट्री टैंक्स, मिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर बैरिकेडिंग्स लग गए। वहाँ से अब जल्दी जो भी मेरे हाथ में है, सिर्फ यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ एक बैकपैक लेकर आया हूँ। यूक्रेन की थी जी, वो प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर आ गए, क्योंकि ऐसा सुना गया था, क्योंकि पोर्ट एरिया है कि ऐसा सुना कि 22 सी रशियन ट्रूप्स आ रही हैं, तो उन्होंने सारी तैयारी शुरू कर दी थी। फिर हम लोग वहाँ से
जो भी हाथ में लगा, मैं कुछ लेकर नहीं आया हूँ वहाँ से, सिर्फ एक बैकपैक लेकर आया हूँ, थोड़े से मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। हम लोग वहाँ से भागे, अपने दूसरे दोस्त के घर पे शिफ्ट हो गए वहाँ से। ये 3-4 दिन हमारे ऐसे गुजरे कि हम सिर्फ शूज़ पहनकर, कपड़े पहनकर ही सोते थे हम लोग, कि कभी भी सायरन बज जाते थे, हमें शेल्टर में भागना पड़ता था। हम लोग हर टाइम रेडी रहते थे, इतने घबराए हुए थे उस टाइम पर हम लोग। फिर निकलने के लिए ये हम 26 तारीख की सुबह निकले हैं वहाँ से, यूक्रेन से। उससे पहले रात को मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन में उनसे संपर्क किया कि सर हम इतने 50 स्टूडेंट्स हैं, हम जाना चाहते हैं, हम क्या करें। उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है प्रूफ के तौर पर, कि हम आपको एडवाइस करेंगे आप बिल्कुल बाहर नहीं निकलें, आप जहाँ पर हैं वहीं रहें, ट्रैवल करना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। लेकिन हमने अपने खुद के रिस्क पर, हम 50 लोगों ने $6,000 की बस बुक की और हम लोग अपने रिस्क पर सुबह वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमें घर वापस आना था, हम वहाँ पे फंसे नहीं रहना चाहते थे। फिर हम सुबह वहाँ से 10 बजे निकले, पूरे हमने 24 घंटे ट्रैवल किया, बहुत सारे चेक पॉइंट भी आए, चेकिंग भी हुई, लेकिन यूक्रेन जो मिलिट्री थी उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और रशियन ट्रूप की वजह से यूक्रेनी मिलिट्री ने, जो बैनर लगे होते हैं ये डायरेक्शन शो करते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में इतने किलोमीटर जाना है, उन्होंने वो सारे रिमूव कर दिए हैं। तब हम लोग, जो हमारा ड्राइवर था वो रास्ता भूल गया, हम लोग 30-35 किलोमीटर करीब भटक गए वहाँ पर। तभी हमारा कांटेक्ट हुआ वहाँ पर यूक्रेनी मिलिट्री से, ट्रूप से। उन्होंने हमारी हेल्प की, उन्होंने हमें गाइड किया कि आपको इधर जाना है, उन्होंने हमें सही वे पे डाला। फिर हम लोग ऐसे तैसे बॉर्डर तक पहुँचे, लेकिन बॉर्डर से पहले 20-25 किलोमीटर तक की लाइन थी। वहाँ पर हम लोग बड़ी वॉल्वो बस में थे, उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया क्योंकि बहुत ट्रैफिक था ओबियसली। हम लोग 14 किलोमीटर पहले उतर गए, फिर हमने वहाँ से वॉक किया। अब जैसे मैं 5th ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं 5 साल में अब आया हूँ यहाँ पे वापस, मुझे लैंग्वेज आती है, जितनी भी आती है मैं बात कर लेता हूँ नॉर्मली, ठीक है, मुझे पता है, थोड़ा मैं वहाँ के इन्वायरमेंट में घुल मिल भी गया। बिल्कुल। और जैसे मेरी बहनें हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, 18 साल की तक चले आते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, फर्स्ट ईयर में गई हैं वहाँ पर। तो मैं वो जो फीलिंग्स थी उस टाइम पर, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैं आपको वो बता नहीं सकता कि क्या उनके साथ क्या गुजरी है। 14 किलोमीटर हम लोग पैदल चले, किसी के पास कुछ खाने को था, किसी के पास कुछ खाने के लिए नहीं था। कोई लड़की अकेली थी, उसके पास एक बैकपैक, बड़ा ट्रॉली है, जो वो ला सकी वो ले आई। वो 14 किलोमीटर तक वो उस बच्चे ने ट्रॉली बैग खींचा है अपने वहाँ तक भी। उसके बाद भी उन्हें वो ट्रॉली बैग वहीं पर फेंक कर आने पड़े, पहाड़ लग गए ट्रॉली बैग कर बच्चों के लगेज के, बॉर्डर के बाहर में। किसी के शूज़ रह गए, किसी के डॉक्यूमेंट्स रह गए, बैकपैक रह गए, लैपटॉप रह गए बच्चों के वहाँ पर। 14 किलोमीटर तक के जो हमारी जर्नी थी बॉर्डर तक की, उसके बीच में जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। जितना भी उन पर बना, उन्होंने पानी, चाय, बिस्किट वगैरह, फ्रूट्स उन्होंने हमें बीच बीच में प्रोवाइड किए। फाइनली हम जब बॉर्डर पर पहुंचे तो ऑलरेडी वहाँ पर 2 से 2,500 बच्चे खड़े हुए थे हमसे पहले, जब हम लोग। अच्छा, मैं बीच में रोककर एक सवाल करूंगा। अभी आपने बात की यूक्रेनियन पीपल्स की, वहाँ पे किस तरह से वो यूक्रेनियन सिटीजन किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। अगर हम बात करें मेन स्ट्रीम मीडिया की, भारतीय मीडिया की, तो यहाँ ये बात चल रही है कि जो यूक्रेनियन फोर्सेज हैं वो बच्चों को अपनी ढाल बना रहे हैं। यूक्रेनियन जो लोग हैं दे आर नॉट सपोर्टिंग इंडियन स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ें क्या वहाँ हो रही हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूक्रेन जो लोकल हैं, पीपल हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं। और जिस घर में मैं रहता था अभी भी मैं उसका रेंट पे करके नहीं आया हूँ। मेरे ऑनर ने, जो उस घर का मालिक है, उसने बोला है कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाए, तुम्हारा घर है, तुम वापस आकर रहना, क्योंकि मेरा सारा सामान उस घर में है। जिस दिन मैं निकला था बॉर्डर के लिए ओडिशा से, वो मेरा ऑनर मुझसे मिलने के लिए आया था। उसने मुझे समझाया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जितने दोस्त हो तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पे रहो जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो पाता। इतने सपोर्टिव हैं वो लोग। और जो लोकल लोग हैं उन्होंने हमें खाना वगैरह प्रोवाइड किया है। बॉर्डर पर हम लोग, जैसे मैं 24 घंटे रहा हूँ वहाँ पर, -8 डिग्री है, स्नोफॉल हो रहा था वहाँ पर, और मुझसे पहले लोग 3-3 दिन के वहाँ पे पड़े हुए थे। उनके पास सिर्फ एक ब्लैंकेट था, वो भी बहुत पतला सा। लड़कियाँ थी उसमें, लड़के थे। एक बार को लड़के चलो फेस कर सकते हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो फिजिकली डिफरेंट होते हैं। और लड़कियों को प्रॉब्लम्स भी, पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है उनकी। उसमें भी इतने सर्दी में वहाँ पर ठिठर रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे बच्चे, भूखे रह रहे हैं वहाँ पर। वहाँ के लोगों ने एक छोटा सा कैंप लगाया, उसमें उन्होंने खाने का बंदोबस्त किया, लकड़ियाँ ला के रखी, इन्होंने आकर वहाँ पे बंदोबस्त किया हम लोगों के लिए। किसने किया ये? वहाँ के लोकल लोगों ने, ये यूक्रेनियन के लोकल लोगों ने वहाँ पे हमें ये सारा बंदोबस्त करके दिया। अच्छा। जी। उसके बाद
2-3 दिन वहाँ पर गुजरे, वहाँ पर ये था कोई मिनिस्ट्री हमारी यहाँ से कोई मिनिस्टर वहाँ बॉर्डर पे नहीं पहुँचे थे उस टाइम पर, इसलिए वो यूक्रेन जो बॉर्डर है बॉर्डर हाँ वो ज़्यादा बच्चों को अंदर नहीं ले रहे थे फर्स्ट पहले के 3-4 दिन, इसलिए लोगों ने 3-3 दिन बॉर्डर पे बिताए वहाँ पर सर्दी में। उसके बाद जब फोर्स हुआ है लोगों ने मोस्टली स्टूडेंट्स ने जब वीडियो वायरल किए हैं तब थोड़ा लगा है हमारी गवर्नमेंट को हाँ कुछ करना चाहिए, प्रेशर पड़ा है, तब लोगों ने थोड़े 50-50 बच्चे इन्होंने निकालने शुरू किए। यहाँ से जब फोन रोमानियन गया होगा, जब तक रोमानियन से इसका मतलब ये कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं थे। हाँ उस टाइम पर दैट्स व्हाई दे वर नॉट अलाउइंग। जी उनका ये था वो अपने रूल के अकॉर्डिंग 15 बच्चे निकाल दिए उन्होंने, क्योंकि इतने 2-3 हज़ार बच्चे थे वहाँ पर और सब बच्चे घबराए हुए थे। जैसे ही थोड़ा बॉर्डर खुलता था वो 15 बच्चों को अलाउ करते थे, सब बच्चे भागते थे। और वो जो मिलिट्री वाले लोग थे वहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, वो बच्चों को चिल्लाते थे, वो चीख चीख कर पागल हो चुके थे। कहीं पर उनका गुस्सा निकला है, मैंने देखा है वो थोड़े फिजिकल भी हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ में। तो कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स की भी गलती रही है वहाँ पर, क्योंकि वो कहते थे कि आप एक रो बना लो, आप खड़े रहो, हम सबको अलाउ करेंगे। एक्चुअली इस कंडीशन में तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होंगे और उनको ये लग रहा होगा कि जो बॉर्डर के उस तरफ पहुंच गया वो तो सेफ है और जो इधर है वो अनसेफ है। तो कहीं ना कहीं जिंदगी बचाना सबके लिए जरूरी होता है। वो भागा दौड़ी तो वो ऐसी जगह पर पड़ी जाएगी और वहाँ तो जिंदगी और मौत का ही सवाल है। जिंदगी और मौत का सवाल। लोग तो राशनिंग के लिए धक्का मुक्की कर देते हैं लोग। हमने तो देखा है कि लोग इंडिया में मूवी की टिकट्स के लिए कर देते हैं। तो वहाँ पर तो जिंदगी और मौत का सवाल था। तो वहाँ पर तो ये पैनिकनेस होना ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर तो होगी ही होगी। अच्छा एक चीज़ और मुझे ये बताओ, चलो हम पहले आपसे कि ये कंप्लीट करते हैं जर्नी, फिर क्या हुआ उसके बाद? तो ये सारी उन्होंने बोला था कि आप रो बनाओ, हम सबको अलाउ करेंगे। जो हमसे पहले ही वहाँ पर 2 दिन 3 दिन पहले स्टूडेंट्स पड़े हुए थे वो होपलेस हो चुके थे। आधे लोग वापस जा रहे थे कि यहाँ पे ऐसा सर्दी में भूखा प्यासा मरने से अच्छा हम वहाँ पे चले आए, वहाँ कम से कम घर है, हमारा कुछ खाने के लिए मिलेगा, क्या है वहाँ बॉम्ब से मर जाएंगे। वापस गए थे कुछ लोग वापस भी चले गए वहाँ से। इंडियन स्टूडेंट्स? हाँ इंडियन स्टूडेंट 3 दिन बिताकर वो बॉर्डर से वापस भी चले गए। अच्छा। जिनसे नहीं हो पा रहा था। ठीक है, मेरा भी भाई लकीली मैं भी लाइन में लगा हुआ था, भीड़ बकरी वाली चाल चल रही थे सब। बाई चांस ट्रक गुजर रहे थे, मैं ट्रक के साइड में से चुपचाप मैंने चीट करके मैं निकला बॉर्डर से वहाँ से। अच्छा। हाँ अगर शायद मैं वहाँ पे लाइन में खड़ा रहता, अपने टर्न का वेट करता कि हाँ शायद अब ये मुझे अलाउ करें, तो मैं सोचता हूँ कि आज मैं घर पे नहीं होता, अभी भी वहीं पर होता, या मैं रोमानिया में होता या मैं बॉर्डर पर होता। अच्छा जी। बाई चांस मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया सुबह के 6 बजे। पूरे 18 घंटे हो गए थे मुझे खड़े खड़े, मेरे पैर सूज गए थे, मेरे शूज़ भीग गए थे, पानी भरा हुआ था, एकदम फ्रॉस्ट बाइट हो गई थी सब, ये छाले अभी फूट गए मेरे पैरों के। जैसे हमने बॉर्डर एंट्री की वहाँ पे हमें ट्रांजिट वीज़ा मिल गया 3 दिन के लिए। उसके बाद जो रोमानियन गवर्नमेंट वहाँ की रोमानिया की गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को। उन्होंने इतनी हेल्प की है हमारे लिए। सबसे पहले उन्होंने हमें खाना प्रोवाइड किया, इमरजेंसी कार प्रोवाइड की हम लोगों के साथ में, हमारे एक पुलिस का बंदा भी गया है साथ में। उन्होंने हमें पहले बस में ड्रॉप इकट्ठा किया सब लोगों को, ठीक है। फिर बस में हमें एक साथ ले जाकर एक शेल्टर में रखा गया। जैसे मेरे शेल्टर में हम 157 लोग थे सारे स्टूडेंट्स। उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि सॉरी अभी हम सब तुम्हें ये भी जो भी अरेंजमेंट है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमें 8 घंटे पहले पता चला है। और वो गवर्नमेंट के लोग नहीं थे, वो सिर्फ वॉलंटियर्स थे और लोकल लोग थे। उन्होंने रोमानियन पीपल से, लोकल वॉलंटियर्स है सारे वो। उन्होंने 8 घंटे के अंदर सारे न्यू बैग्स, बेडिंग, शीट्स, पिलोस, स्लीपर्स, टूथपेस्ट, कॉम्ब, मेडिसिन्स, फूड, एवरीथिंग उन्होंने हमें क्वालिटी के प्रोवाइड किया। उन्होंने हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है वहाँ पर उन्होंने। हम लोगों ने उनसे पूछा भी कि ये आप हमारी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है? उन्होंने साफ होने कर दिया नहीं, ये सब हमारा है। हमने उनसे पूछा आप हमें कोई अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए अपनी, हम कुछ हेल्प कर सके अपनी फैमिली की तरफ से। उन्होंने मना कर दिया कि तुम मेरे बच्चों की तरह हो। जो वहाँ के मेयर थे, स्पेशली हमसे डेली मिलने के लिए आते थे वो सुबह शाम, उन्होंने हमसे कहा कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चों, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, क्या है आप तुम्हें 1 महीना रहना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर रहा हूँ सब कुछ, बस आप एक डिसिप्लिन में रहो यहाँ पर। उन्होंने हमें फ़ौरन, बड़ा स्पोर्ट्स हॉल था, फुटबॉल ग्राउंड था इंडोर, उन्होंने फील किया कि हाँ बच्चों को सर्दी लग रही है, उन्होंने फ़ौरन हीटर इंस्टॉल करा दिए उसमें। जी
3 टाइम खाना, VIP खाना, एक हर चीज़ ब्रांडेड क्वालिटी के साथ में। जो रोमानियन जो गवर्नमेंट थी और वहाँ के जो लोकल वॉलंटियर्स हैं और वहाँ के मेयर हैं, मैं स्पेशली आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप ये मैसेज हमारी इंडियन गवर्नमेंट तक पहुँचा सकें तो मैं उनका थैंक्स कहना चाहूँगा, और हमारी गवर्नमेंट उनसे कांटेक्ट करे और कुछ उनकी भी हेल्प करके, कि उन्होंने हमें खाना और शेल्टर प्रोवाइड कराया है। अगर हमें खाना शेल्टर नहीं मिलता तो शायद कितने इंडियन स्टूडेंट्स, मैं कहना नहीं चाहूँगा। हाँ, वो एक्चुअली होता भी है ना कि वो जितने भी लोग वहाँ जा रहे थे दे वर ऑल अनवांटेड, वो तो ज़बरदस्ती जा रहे हैं वहाँ पर, कोई ना तो बुलाया गया था, लेकिन वो उसके बाद अगर इतना कर रहे हैं, अगर वहाँ वो कम भी कर देते तब भी हम तो वहाँ भूखे भी रहने को तैयार हैं, बट वो इतना कर रहे हैं। तो मैं भी अपनी टीम की तरफ से मैं रोमानियन जो लोग थे वहाँ पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, वहाँ पर तो आप रोमानिया में फिर आप कितने दिन रहे वहाँ पर? रोमानिया में 3 दिन रहा हूँ। 3 दिन रहे वहीं शेल्टर में? जी, शेल्टर। तो वहाँ पर तो जब एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही होगी, मुझे नहीं लगता। जी बिल्कुल दिक्कत नहीं थी, उन्होंने सारा बहुत अच्छे से हमको दिया। वहाँ पर खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ प्रोवाइड कराया हम लोगों को वहाँ पर। फिर जब उनको लगा बच्चे बोर हो रहे हैं, उन्होंने म्यूज़िक सिस्टम भी प्रोवाइड कराया। बच्चों के साथ पे आके मेयर ने डांस किया है, जैसे बच्चे खुश रहे हैं, बच्चे डिप्रेस है, घबराए हुए हैं, क्योंकि जो हमने फेस किया है वो आप लोगों ने सिर्फ अभी मीडिया चैनल पर उस पर देखा है। जी नहीं, यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एक अलग ही काम कर रहा है। यहाँ तो वो अक्सर देखने को चीज़ें मिल जाती हैं, बट हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात ये करेंगे कि मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली है क्या, वो पता लगेगा उन लोगों से जो वहाँ से फेस करके आए हैं। हम आपसे बात करने इसलिए आए हैं कि सच बाहर आए, कम से कम निकल कर आए कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग देयर। तो क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि जिस तरह से मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ जो रशियन मिलिट्री आई वो किस तरह से बिहेव कर रहे थे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ? इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कोई सामना हुआ रशियन? ऐसा अभी तो मेरे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा आमना सामने नहीं हुआ है। जैसा एक मेरा भाई मारा गया है वहाँ पर, वो भी खार्किव में है, क्योंकि खार्किव में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, खाने पीने के लिए नहीं है। ऐसा होता है कि हाँ शेलिंग स्टॉप हो गई है तो खाने के लिए बाहर निकले, वही हुआ था, वो खाने के लिए बाहर निकला था और उसके साथ ये हादसा हो गया। अच्छा, वहाँ पर जैसे कि हमने सुना कि कीव को और खारकाइव को पूरी तरह से रशियन आर्मी ने घेर लिया है वहाँ पर, तो और ये कि अभी 2 घंटे में बम गिर जाएगा, 3 घंटे में, जो हम मीडिया में देख रहे हैं, जिस मीडिया की हम बात कर रहे हैं, इंडियन मीडिया के में जो लगातार हो रहा है कि अभी 2 घंटे बाद बम गिर जाएगा, और बाकायदा बमों के नाम के साथ डिफाइन किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये बम तो इतना नुकसान करेगा, ये बम इतना नुकसान करेगा। वो ये सिंसियरिटी वाली बात नहीं है कि लोगों के बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं और मीडिया ये बातें बता रहा है। मीडिया को तो उस वक्त तो ये चीज़ें दिखानी चाहिए जिससे यहाँ घर वाले पैनिक ना हो और बच्चे पैनिक ना। तो अच्छा, ये बताइए मुझे, जो वहाँ पर आपके साथ कितने बच्चे थे टोटल? मेरे शेल्टर में हम 157 बच्चे थे। 157 बच्चे थे। वो सारे बच्चे निकल आए या कुछ रहेगा? हाँ, वो सारे बच्चे निकल आए, हम एक साथ ही निकल कर आए। जी। तो अच्छा, अब ये बताइए कि जो यहाँ पर जब आप आए हैं, इंडिया आए हैं, तो यहाँ से तो फिर काफ़ी लोग वहाँ पहुँच रहे थे और एम्बेसडर वगैरह पहुँचना शुरू हो गए अब तो वहाँ पर, और भी कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं जो हेल्प कर रहे हैं। वहाँ पर भी यहाँ पे इंडियन जो एम्बेसडर वहाँ पहुँचे हैं, रिप्रेजेंटेटिव पहुँचे हैं, तो वो लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं अब तो बच्चों से, सभी से? जब तक मैं निकला था वहाँ से तब तक कोई भी हमारा मिनिस्टर या ऑफिशियल वहाँ पर नहीं पहुँचा था। अच्छा, जब तक तुम निकले थे? जब तक मैं निकला था, इसलिए बच्चों की बहुत भीड़ थी वहाँ पर, और ये बच्चों के साथ ये सब हुआ है। अगर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं जो थोड़े टाइम से पहले पहुँच जाते वहाँ पर, तो शायद बच्चों की इतनी भीड़ नहीं होती और टाइम से सब कुछ पहले हो जाता है। अच्छा, हम इंटरव्यू ख़त्म करेंगे जल्दी, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अब आपका 5th ईयर के आप स्टूडेंट थे, जी, तो बच्चों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं? क्या वापस जाएंगे यूक्रेन अगर हालात में नॉर्मल होते हैं तो? जाहिर सी बात है, हम बगैर डिग्री के तो वापस नहीं आ सकते, हमें डिग्री लेने बिल्कुल वापस जाना है। मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ, जो हमारे 6th ईयर जो हमारे सीनियर्स हैं वो तो बेचारे अभी 50-50 में हैं, वो उनका तो फाइनल ईयर है, उनको तो डिग्री लेकर वापस आना है। अभी जैसे भी सिचुएशन नॉर्मल होगी हम सबको वापस जाना है। जी। अच्छा, जो 1st ईयर 2nd ईयर है उनका क्या रिएक्शन आ रहा है? क्या वो सोच रहे हैं जो साइकोलॉजिकल प्रेशर उन पर कि वो वापस जाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता। जो 1st ईयर के जो बिल्कुल नए गए थे, जनवरी में गए थे, उन्हें तो एकदम ट्रॉमा में है वो लोग, तो जो उन्होंने देखा है, उन्हें लैंग्वेज भी नहीं आती, उनको एकदम सब कुछ न्यू था वहाँ पर। तो मैं नहीं कह सकता वो क्या फील कर रहे हैं, वो जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे। चलिए शादाब, आपसे बात करके अच्छा लगा और वहाँ की जो सच्चाई है वो निकल कर सामने आई। तो बाकी अब आप यहाँ रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू। और मैं तो ये गुजारिश कर दुआएं करते रहिए, जो वहाँ पर जो बच्चे फंसे हुए हैं अभी भी, वो अल्लाह उन्हें जल्दी खैरियत से वापस लेकर आए। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।